हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 18 नवंबर और आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट क्या है देख लेते हैं। हमें सफलता का असली महत्व तब समझ में आता है जब हम अपनी असफलताओं से कुछ सीखते हैं। और इसी के साथ अब हम देख लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, किस तारे पर पहली बार सूर्य के अलावा CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया गया। ऑप्शन से ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी STKM 11262, सी केपलर 186F या डी सीरियस बी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी STKM 11262। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, स्टेट्स मस्ट एक्टिवली कंसीडर नोटिफाइंग एनी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज नेचुरल डिजास्टर, सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो आपका पूरा टॉपिक है ये GS पेपर 2 पॉलिटी और GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। और अब समझ लेते हैं कि पूरी न्यूज क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला लिया जिसमें कि ये कहा कि राज्यों को मानव वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करने पर सक्रियता से विचार करना चाहिए। और भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के केंद्र प्रायोजित। और इसी के साथ अदालत ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ कटाई और निर्माण के मामले पर सुनवाई भी करने को कहा है। और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार को 2 महीने में अभ्यारण्य यानी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पुनर्स्थापन की योजना प्रस्तुत करनी होगी। और 3 महीने में सभी अवैध निर्माण जो है वो ध्वस्त करने होंगे और 1 वर्ष में अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। तो इतना समझने के बाद अब हम एक बार जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर के पास स्थित है। इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था बंगाल टाइगर के बचाव के लिए। उसके बाद इसे जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा। इसकी क्षेत्रफल कुल 1288.31 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो रिजर्व है वहां से रामगंगा, पल्लेन और सोना नदियां निकलती हैं। जैव विविधता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बंगाल टाइगर जो है वो प्रमुख रूप से पाई जाती हैं जो बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हाथी, तेंदुआ, भालू, हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय, घुरल आदि भी वन्यजीव पाए जाते हैं। अगर वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पर घने साल के जंगल, शीशम और कंजू पाए जाते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, SC सेज पेरिनियल ग्रैप इज नॉट आंसर टू दिल्ली एयर पॉल्यूशन। और ये आपका GS पेपर 2 पॉलिटी और GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है इसको समझ लेते हैं। तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साल भर लागू रहने वाले ग्रैप यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को व्यवहारिक समाधान मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने 12 मासी ग्रैप का विरोध किया और ये कहा है कि जो सदाबहार ग्रैप है वो व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इससे दिहाड़ी मजदूर और कम आय वर्ग के लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ अदालत के अनुसार वायु प्रदूषण जैसे दीर्घकालिक समस्या का समाधान भी एक दीर्घकालिक नीति से ही संभव है, न कि अल्पकालिक प्रतिबंधों से। और इसके लिए दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता भी जताई गई है। तो मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को सभी हितधारकों यानी कि केंद्र, राज्य, वैज्ञानिक संस्थान और नागरिक समाज जितने भी हैं उनको मिलाकर एक ऐसी नीति तैयार करने को कहा है जिससे कि आने वाले वर्षों में वायु गुणवत्ता धीरे धीरे सुधर सके। वहीं प्रदूषण के प्रमुख स्रोत के लिए पंजाब और हरियाणा से आने वाले पराली धुएं को और वाहनों के प्रदूषण और निर्माण मलबा को प्रमुख कारक बताया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि बिना सोचे समझे लगाए गए प्रतिबंध केवल आर्थिक और सामाजिक समस्या ही बढ़ाएंगे। इसी के साथ न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने कहा है कि 2009 के भूजल संरक्षण अधिनियम के बाद धान की देर से रुपाई के कारण किसानों के पास गेहूं बुआई से पहले सीमित समय बचता है जिससे कि पराली जलाना ही सबसे आसान विकल्प बन जाता है। और इसलिए कृषि कैलेंडर में बदलाव यानी कि धान कटाई के लिए पूर्व निर्धारण एक संभावित समाधान हो सकता है। हालांकि केंद्र ने खेतों से पराली हटाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था ताकि उसका उपयोग खाद या ईंधन के रूप में हो सके। अदालत का मानना है कि सिर्फ फंड या मशीनरी पर्याप्त नहीं है जब तक कि AQI मानक और नीति स्तर पर सुधार नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बुधवार तक विस्तृत जवाब मांगा है जिसमें दीर्घकालिक समन्वित कार्य योजना का उल्लेख हो। तो अब इतना समझने के बाद एक बार हम ग्रैप के बारे में भी समझ लेते हैं कि ग्रैप कब कब लागू होता है। तो ग्रैप के 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 जब होता है तो यहाँ पर AQI जो है वो आपका 201 से 300 के बीच में होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पर 301 से 400 के बीच में अगर AQI है तो कैटेगरी वेरी पुअर होगी। और इसी के साथ अगर फेज 3 है तो यहाँ पर 401 से 450 के बीच AQI होता है और यहाँ पर कंडीशन जो होती है वो सीवियर होती है। और इसी के साथ चौथा और अंतिम स्टेज जो होता है यहाँ पर 451 से ज़्यादा अगर AQI है तो स्टेज 4 लागू होता है और यहाँ पर जो कैटेगरी है वो आपकी सीवियर प्लस होती है। तो इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया चाइना टाइज इम्प्रूविंग सेज आर्मी चीफ। ये आपके GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि इंडिया और चाइना की जो संबंध है वो सुधर रहे हैं। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है हम इनको विस्तार से समझेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच निरंतर बातचीत हो रही थी, जिससे कि भारत चीन संबंधों में काफी सुधार हुआ है। वहीं अक्टूबर 2024 में LAC पर जो समझौता हुआ था उसे भारत के लिए काफी फायदेमंद भी बताया गया है। और इसी के साथ दोनों देशों के रक्षा मंत्री हाल ही में सीमा संबंधी वार्ता जारी रखने पर भी सहमत हुए हैं। और इसी बीच भारत की सैन्य तैयारी का उल्लेख भी किया गया, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर को देश की क्षमता का सिर्फ एक ट्रेलर बताया गया, जो कि मात्र 88 घंटों में पूरा हुआ था। और इसमें यह भी संकेत दिया गया कि भारत भविष्य की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही साथ सेनाओं के बीच इंटीग्रेशन और तेज निर्णय क्षमता पर भी बल दिया गया। आधुनिक युद्धों को मल्टी डोमेन यानी बहुक्षेत्रीय कहा गया। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान और आतंकवाद पर भी रुख किया गया, जिसमें कि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी की बात भी कही गई है। और भारत जो है आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति पर कायम है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है इंडिया एंड रशिया लुकिंग एट फाइनलाइजिंग पैक्ट ड्यूरिंग पुतिन्स विजिट टू न्यू दिल्ली। आपके GS पेपर 2 IR से संबंधित है। न्यूज़ क्या है समझ लेते हैं। तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता की। और ये जो पूरी वार्ता है, जो पूरी बातचीत है, वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 5 दिसंबर को नई दिल्ली के हिस्से के रूप में हुई थी। और दोनों देशों ने अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई तरीके के समझौते, पहल और परियोजनाओं पर विचार भी किया है। भारत शांति स्थापना की दिशा में जितने भी हाल में प्रयास किए जा रहे हैं उनका समर्थन करता है। और इसी के साथ भारत और रूस संबंध लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता का कारक रहे हैं और दोनों पक्षों ने वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। और इसी के साथ भारत रूस संबंधों को वैश्विक स्थिरता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ सेंटर अनाउंसेस गोपाल रत्न अवार्ड्स। ये आपके मिसलेनियस यानी विविध से संबंधित है। गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये क्या है, पूरा किसे प्राप्त हुआ है, इसे हम समझ लेते हैं। तो महाराष्ट्र के अरविंद यशवंत पाटिल ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार यानी NGRA जीता है, जो कि स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। इसी के साथ केरल की मिनांगडी क्षीरोल पादका सहकारणा संघम लिमिटेड ने सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी का पुरस्कार जीता है। और वहीं उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्रों के लिए हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के विजय लता सर्वश्रेष्ठ किसान है। और कुल्हा दूध उत्पादक सहकारी समिति उधम सिंह नगर उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ सहकारी समिति है। आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार है वो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर प्रदान किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष ये जो पुरस्कार है इसके लिए कुल 2081 आवेदन प्राप्त हुए थे। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है A विजयलता, B कुल्हा समिति, C अरविंद यशवंत पाटिल या D मिनांगडी सहकारणा संघम। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।